बच्चों, आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को एलसी ऑसिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम पूरा यहाँ पर बना के बताया गया है ऑलरेडी। पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इस डायग्राम को ही आपको बनाना है और इसमें मैंने सब कुछ लिख भी रखा है, उसी के हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहली बात है, जब पहले तो ये एलसी ऑसिलेशन क्या होता है ये मैं आपको पूरा पढ़ाने के बाद बताऊँगा कि एलसी ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अभी बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तो बस इतना याद रखो कि हम एक सर्किट तैयार कर रहे हैं जिसमें एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। इस सर्किट को एलसी सर्किट बोला जाता है। अब इसमें जो कैपेसिटर है इसे हम फुली चार्ज कर लेते हैं पहले से ही। इसको हम पहले से ही चार्ज कर लेते हैं किसी बैटरी का यूज़ करके और इस चार्ज कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस समय इसके पास जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो भी मैक्सिमम होती है। उसकी वैल्यू होती है Qm²/2c। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है। जब हमने लगाया था इन दोनों को तो इसके पास कोई भी मैग्नेटिक एनर्जी नहीं थी। इंडक्टर को लगाने से पहले उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है। केवल किसके पास एनर्जी होती है? कैपेसिटर के पास। और वो एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। Qm उस पर मैक्सिमम चार्ज है। इस पर जो मैक्सिमम चार्ज है वो कितना है? Qm। अब जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव, इस वाले नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एक्सिस में है, यहाँ नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव की कमी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के सीधे नेगेटिव प्लेट की तरफ आने लगता है। तो जब ये चार्ज निकल के नेगेटिव प्लेट की तरफ आने लगता है तो सेकंड में देखो एक करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो करंट फ्लो होती है और चार्ज इस पर कम हो जाता है क्योंकि चार्ज भी फ्लो होने लगा तो चार्ज कम हो जाता है। अब चार्ज अगर कम होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाएगी। तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है? पहली बात, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होने से मतलब चार्ज कैपेसिटर पे कम होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है और करंट इंक्रीज़ हो रही है। करंट इंक्रीज़ हो रही है इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज कम होने की वजह से कम हो रही है। अब ये क्या करता है? इंडक्टर का काम इस सर्किट में ये होता है कि जब ये यहाँ से करंट फ्लो होगी और करंट इंक्रीज़ होगी तो इंडक्टर उसका अपोज करता है। आपको पता ही है, इंडक्टर अपोज द ग्रोइंग करंट। ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई करंट। तो जब करंट इंक्रीज़ हो रही है यानी ग्रो कर रही है तो इंडक्टर उसको क्या करेगा? अपोज करेगा और इंडक्टर के पास क्या आने लग जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। यहाँ पर उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही करंट इंक्रीज़ होती है तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस करंट बनने लगती है जो मेन करंट का जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करती है। तो मेन करंट अभी इंक्रीज़ हो रही थी तो इसकी जो करंट होगी वो इसको कम करने की कोशिश करेगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट ये फ्लो करने लगेगा और ये रिजल्टेंट करंट है सर्किट की I। ठीक है, एक करंट तो ये फ्लो कर रहा है, एक ये कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट में जो करंट है वो ये I इस सर्किट में फ्लो हो रही है। लेकिन ये डिस्चार्ज तो होगा ही होगा क्योंकि इसका फ्लो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और इस पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। जब चार्ज ही नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, चार्ज ज़ीरो हो जाता है। इस समय जो फ्लो होने वाली करंट है ये अपने मैक्सिमम करंट पे पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ से इंक्रीज़ होती हुई गई करंट, ज़ीरो करंट, I करंट और I मैक्सिमम। तो इस वाले पॉइंट में जो करंट होती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर लेती है और इसलिए जो UB होता है वो सबसे मैक्सिमम हो जाता है इस समय, ½LIm²। ठीक है, Q ज़ीरो हो जाता है, I मैक्सिमम हो जाता है। तो आप देख रहे हो चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पर और करंट भी ऑसिलेट कर रही है और एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है। देखो कैसे, चार्ज देखो, पहले चार्ज कम हो गया, ज़ीरो हो गया। अभी आगे वाले डायग्राम्स में देखोगे तो पूरा ऑसिलेशन समझ में आएगा। अभी तक क्या हुआ? चार्ज डिक्रीज़ होते ज़ीरो हो चुका है। इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो भी डिक्रीज़ होते ज़ीरो हो चुकी है। ठीक है, जो UB थी वो इंक्रीज़ होते मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, और करंट थी वो ज़ीरो से इंक्रीज़ होते I मैक्सिमम पर पहुंच गई है। तो करंट हो गया, एनर्जी हो गई और चार्ज हो गई। अभी तक उनका एक 1/4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है पूरे साइकिल का। इसके बाद क्या होता है? जब ये डिस्चार्ज हो जाता है और मैक्सिमम करंट फ्लो होती है तो अब ये करंट जब मैक्सिमम हो गई तो अब ये क्या होना चालू करती है? ड्रॉप होना चालू करती है, करंट कम होना चालू करती है क्योंकि अब इसके पास चार्ज तो बचा नहीं, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई। अब क्या होगा? मैक्सिमम के बाद करंट ड्रॉप होना स्टार्ट होगी, करंट डाई होना स्टार्ट होगी। तो डाइंग करंट का अब ये क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा।
भाई यहाँ पर कैपेसिटर फ्री हो गया, उसने अपना सारा चार्ज ख़त्म कर दिया, लेकिन ये इसकी एनर्जी किसके पास पहुँच गई है? अब इंडक्टर के पास। इंडक्टर अपना काम स्टार्ट करने वाला है, इस करंट को वो ड्रॉप नहीं होने देगा, उसको सपोर्ट करेगा और उसको बढ़ाएगा। तो वैसे होना क्या चाहिए था कि अब करंट ज़ीरो हो जानी चाहिए थी, पर ज़ीरो क्यों नहीं होती? क्योंकि इंडक्टर उसको ज़ीरो नहीं होने देता। इंडक्टर क्या करता है? उसी डायरेक्शन में करंट को अभी भी फ्लो करता रहेगा ताकि वो करंट डाई ना कर जाए या करंट ड्रॉप होकर ज़ीरो ना हो जाए। तो ये करंट अब जब फ्लो होगी तो क्या होगा? यहाँ से अभी भी पॉजिटिव चार्ज निकल के जब यहाँ आएगा तो ये जो कैपेसिटर है ये अपोजिटली चार्ज होने लग जाएगा। जिस प्लेट से पॉजिटिव निकला वहाँ नेगेटिव आ जाएगा और जिस प्लेट पर पहुँचा वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये क्या करेगा? इसके पास अभी भी एनर्जी बच रही है, तो इस करंट को ये लगातार फ्लो करता रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा चार्ज निकल के इसमें नहीं आ जाता। जब ये पूरा चार्ज वापस से उतना ही QM हो जाएगा तब ये अपनी मतलब इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। इसके पास जो स्टोर हुई थी एनर्जी वो सारी की सारी एनर्जी अब वापस कैपेसिटर के पास पहुँच चुकी है। ठीक है, तो कैपेसिटर अब फुली चार्ज हो गया और उसकी जो एनर्जी थी वो मैक्सिमम हो गई और इसकी एनर्जी ज़ीरो हो गई और करंट इसमें ज़ीरो हो गई है। अब जैसे ही करंट ज़ीरो होगी तो इंडक्टर सोचेगा मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब कैपेसिटर बोलेगा तूने अपनी एनर्जी मुझे वापस दे दी है, अब मेरा काम चालू होगा। अब ये वापस से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट को फ्लो करने लगेगा और जैसे ही इसने करंट फ्लो करी तो ये वापस से इस करंट के इंक्रीजमेंट का अपोज करेगा और अपोज करेगा। तो अपोज करने का मतलब इसके पास खुद की एनर्जी बनने लगी। वो कौन सी एनर्जी होगी? मैग्नेटिक एनर्जी। इसकी एनर्जी ड्रॉप करेगी, चार्ज ड्रॉप करेगा और ये अपोज कर रहा है ग्रोइंग करंट का। ये करंट ग्रोइंग है, बढ़ रही है ये, तो इसको अपोज करने लगेगा, इसके पास खुद की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि फिर ये पूरा का पूरा चार्ज जब इधर पहुंच जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। करंट मैक्सिमम होने के बाद क्या होगा? चार्ज जीरो हो जाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। चार्ज ज़ीरो दिख रहा है, अब कैपेसिटर पर कोई चार्ज बचा ही नहीं है, तो इसकी जो एनर्जी है वो ज़ीरो। अब सारा का सारी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई क्योंकि करंट मैक्सिमम है, इसलिए UB भी मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ UB। इसके बाद क्या होगा कि अब जब ये करंट IM हो गई है तो ये सोचेगा मेरा काम ख़त्म हो चुका, मेरा सारा चार्ज गायब हो चुका। लेकिन ये बोलेगा कि अब सारी एनर्जी तूने मुझे दे दी, अब मेरा काम स्टार्ट होगा, मैं इस करंट को जीरो नहीं होने दूंगा और इसी डायरेक्शन में इसको सपोर्ट करूँगा। तो ये सपोर्ट की वजह से ये करंट फ्लो हो रही है, नहीं तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाना चाहिए था, पर इंडक्टर इसको ज़ीरो नहीं होने देता। तो कुछ करंट यहाँ पर फ्लो करता है जिससे ये पॉजिटिव चार्ज निकल के वापस इस प्लेट पर आता है और ये प्लेट पॉजिटिव और ये थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। जब तक इसके पास एनर्जी रहेगी ये इस करंट को फ्लो करता रहेगा और लास्ट में जाके जब ये अपनी एनर्जी पूरी ख़त्म कर चुका होगा तब तक ये कैपेसिटर वापस पूरा चार्ज हो चुका होगा और पूरा एक टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट है। क्योंकि ये वही डायग्राम है जो आपने फर्स्ट डायग्राम पढ़ा था। तो जब ये फर्स्ट डायग्राम आपको वापस मिल जाएगा तो आप समझ लेना कि टोटल आपका 1 साइकिल कंप्लीट हो चुका है हर चीज़ का। अगर आप देखो इसका भी 1 साइकिल, UE मैक्सिमम से UE क्या हो गया? ज़ीरो। फिर ज़ीरो के बाद ये अपोजिट में बढ़ा, बढ़ते बढ़ते यहाँ UB मैक्सिमम हो गया दोबारा। ठीक है, देखो ये UB, अगर UB को देखें हम तो UB यहाँ से मैक्सिमम से बढ़ता है और मैक्सिमम बढ़ते 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 यहाँ पे क्या हो जाता है? ज़ीरो। ये UB का ग्राफ है। फिर ज़ीरो के बाद नेगेटिव में वापस मैक्सिमम होता है, देख रहा है आपको? ये नेगेटिव में मैक्सिमम, ये नेगेटिव में मैक्सिमम होने के बाद फिर वापस से ड्रॉप होते होते यहाँ पर ज़ीरो और फिर ज़ीरो होते होते यहाँ पर वापस मैक्सिमम। तो ये पूरा एक साइकिल किसका है? ये है किसका एक साइकिल? UE का। तो आप करंट का बनाओ, चाहे चार्ज का बनाओ, चाहे UB का बनाओ, चाहे UE का बनाओ, ये चारों के चारों क्वांटिटीज़ इसमें ऑसिलेशन करती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? LC ऑसिलेशंस। तो अगर आप इन डायग्राम्स को ढंग से देखोगे तो आप समझ जाओगे LC ऑसिलेशंस क्या होते हैं। जब L मतलब इंडक्टर को और C मतलब कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसमें हम रेजिस्टेंस को अभी ज़ीरो मान रहे हैं आइडियल कंडीशन में। वैसे तो ये जो वायर लगाया है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, पर हम आइडियल में ये मानते हैं कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, केवल क्या क्या है? L और C। तो ये पूरा आप बच्चों, ये इसके 9 डायग्राम्स पूरे बनते हैं और इनको आप थ्योरी में लिखना पड़ता है। तो जो आपको मैंने यहाँ बताया है इसकी एक फ़ोटो लेकर और इसी को एज इट इज़ आप बनाना और इसी को लिखना। अब इसकी एक क्वांटिटिव स्टडी होती है जिसमें हमें एक फार्मूला मिलता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होती है। बहुत सिंपल सी एक स्टडी है इसकी, क्वांटिटिव। वही वैसे NCERT में तो उसी को दे रखा है मेनली ये, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि LC ऑसिलेशन का मतलब है चार्ज, करंट और एनर्जीज़ का ऑसिलेशन होना किसी भी LC सर्किट में। अब देखो इस सर्किट में अगर हम
KVL लगा दें, फ्रॉम KVL, KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको KSL किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोल सकते हो। तो इसमें दो ही डिवाइस हैं, एक तो कैपेसिटर और एक इंडक्टर। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है Q/C, ये इस फॉर्मूले से आ गया, Q = CV, तो V = Q/C। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है कैपेसिटर पर Q/C, प्लस इंडक्टर पर होता है L di/dt, जो कि आपने EMI चैप्टर में पढ़ा था। तो ये किसके इक्वल हो जाने चाहिए, ज़ीरो के। इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर I जो करंट है वो dQ/dt के इक्वल होती है। तो I dQ/dt है, तो हम इसको Q/C प्लस L d/dt और I की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, dQ/dt = 0। तो ये हो जाएगा Q/C प्लस ये हो जाएगा आपका L d/dt² Q = 0। अब अगर हम इसमें L को डिवाइड कर दें, इसमें भी और इसमें भी L को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर तो L से L कट होकर d/dt² Q और इजी प्लस 1/LC इंटू Q, ठीक है, = 0। एक इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास। लेकिन SHM, इक्वेशन ऑफ SHM क्या होती है, ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ SHM होती है d² x प्लस d² x प्लस ω0² x = 0। ये होती है SHM की इक्वेशन, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। तो अगर इन दोनों का कंपेयर कर दें, तो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो आप, पूरा x तो Q हो गया है यहाँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर x होता है डिस्टेंस जो ऑसिलेशन में काम आती है, और यहाँ पे चार्ज है जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ω0² 1/LC के इक्वल यहाँ से आ जाता है। और ω0 की बात की जाए तो 1/√LC यहाँ पर मिल जाता है। ये है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो चार्ज ऑसिलेशन कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और इसमें अगर हम ω0 को 2πf0 लिख दें, फ्रिक्वेंसी अगर इसकी, ये तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी ω0, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी f0 हो तो ω0 को हम लिख देंगे 2πf0 = 1/√LC, और f0 हो जाएगा 1/2π√LC। ये अब इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ऑसिलेशन की, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये इसकी क्वांटिटिव स्टडी कहलाती है, क्वांटिटिव स्टडी, क्वांटिटिव। ठीक है, तो अगर आपसे इस फ्रिक्वेंसी का कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है LC ऑसिलेशन में, अगर फ्रिक्वेंसी कभी भी पूछिए तो यही फार्मूले उसमें लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये आपकी फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस वाली जैसी, ये बिल्कुल फार्मूला वही है। रेजोनेंस में ω हो जाता था केवल, ω = 1/√LC और FR = 1/2π√LC। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पूछे तो भी यही फार्मूला लगाओ, और अगर ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी पूछे तो भी यही फार्मूला लगाओ। एक जैसा फार्मूला है, बहुत अच्छी बात है, आपको दो फार्मूले याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा LC ऑसिलेशन है और ये चैप्टर का एंड है। अब न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अगले वीडियो में आपको कराए जाएंगे, जब तक इसको अच्छी तरीके से आप देख लो।